Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new lesson from Hornbill book of 11th class UP board and CBSE board both. The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala, was a great author of especially judiciary and taxation. In this lesson we shall read The Earth is a Living Organism. Let us read the lesson. It is a first part of this lesson, first class of this lesson. Second class will present before you after this class. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race. एक कोई याद भी नहीं कर सकता, वन कैन नॉट रिकॉल, कोई याद भी नहीं कर सकता, स्मरण नहीं कर सकता, एनी मोमेंट, किसी भी क्षण को इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे संसार के इतिहास में, विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन, जिस कल्पना ने, जिस बात ने लोगों को इतना जकड़ लिया हो, जिस कल्पना को लोगों ने इतना जकड़ लिया हो, of the entire human race so completely and so rapidly, पूरे मानव जाति में पूर्णतया बहुत तेजी से और बड़े अच्छे ढंग से, जैसे कि ग्रीन मूवमेंट को पकड़ा या ग्रीन मूवमेंट को याद किया, which started nearly 25 years ago, जो लगभग 25 साल पहले शुरू हुई. In 1972 the world's first nation वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, जो प्रथम पूरे संसार के लिए राष्ट्रव्यापी हरियाली पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई. तब से लेकर के पूरे इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी मूवमेंट इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा जितनी तेज़ी से राष्ट्रव्यापी हरियाली मूवमेंट आगे बढ़ा. लेखक कहता है कि किसी को याद भी नहीं होगा. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, इसके बाद आंदोलन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें, लेखक कहता है कि हम आशा करते हैं, हमने संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण सदैव के लिए यांत्रिकी से हटाकर सार्विक और पर्यावरणीय बना लिया है. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स, एक आशा के साथ हम शिफ्ट हो गए हैं, इरेवेकेबली, अपरिवर्तनीय ढंग से कह सकते हैं, फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू मतलब यांत्रिक दृष्टिकोण से, टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकली व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इकोलॉजिकली व्यू ऑफ द वर्ल्ड की तरफ हम ज़्यादा बढ़ गए हैं, संसार के लिए जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण है की तरफ बढ़ गए हैं. आगे देखते हैं. इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन रिसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. मानव के ज्ञान में यह बात इतनी ही क्रांतिकारी है. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन रिसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी, मानव के ज्ञान में यह बात इतनी ही क्रांतिकारी जितनी कि एज द इंट्रोड्यूस बाय कॉपरनिकस, जितना कि कॉपरनिकस का सिद्धांत क्रांतिकारी था. कब था वो? इन द 16th century, 16th century में कॉपरनिकस ने जो एक सिद्धांत बताया, एक जो बात बताई, उतनी ही क्रांतिकारी यह भी बात है, हरियाली वाली बात. कॉपरनिकस ने क्या बताया? द अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं. कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में ये बात प्रस्तुत की, तो वह बात बड़ी क्रांतिकारी थी. लेखक कहता है कि पर्यावरण के संदर्भ में जो हरियाली मूवमेंट है, जो हरियाली पार्टी है, वो यह भी बात उतनी ही क्रांतिकारी है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के इतिहास में पहली बार, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस,
यहाँ पर विश्वव्यापी एक चेतना फैल रही थी। मानव इतिहास में पहली बार एक विश्वव्यापी चेतना आ रही थी जो पूरे संसार में व्याप्त हो रही थी, बढ़ रही थी। वो क्या थी? दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। धरती जो है स्वयं में एक सजीव चीज़ है, ऑर्गेनिज्म है, सजीव चीज़ है। हमारे देश में, हमारे संस्कार में पहले से ही धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। हम सब इसको माँ की तरह पूजते हैं। सुबह उठते ही धरती का स्पर्श करते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती माँ का पैर छूते हैं। तो यह विचार 1972 में जब न्यूजीलैंड में हरियाली ग्रीन मूवमेंट हुआ, तब से पूरे विश्व में व्याप्त हो गया कि धरती जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट। ये भयानक है और जिसके हम सब क्या हैं? पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। इस धरती के हम सब अंग हैं, हिस्से हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। इसके अपने ज़रूरतें हैं। लेखक कहता है कि धरती को पोषित करने की अपनी आवश्यकताएं हैं। धरती का भी शारीरिक पोषण होना चाहिए और इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड विटाल प्रोसेस व्हिच नीड टू रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। लेखक कहता है कि यह जीवन संबंधी क्रियाएं हैं, धरती के जीवन संबंधी क्रियाएं हैं जिनका आदर करना चाहिए। मतलब नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, और जिनको सुरक्षित रखना चाहिए। धरती के को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं जब वह प्रदूषित ना हो। आगे देखते हैं। द अर्थ्स विटाल साइंस रिवील आ पेशेंट इन डिक्लाइंग हेल्थ। लेखक कहता है कि पृथ्वी के जीवन के लक्षण दर्शाते हैं। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील्स आ पेशेंट इन डिक्लीनिंग हेल्थ। जो पृथ्वी का स्वास्थ्य है वो डिक्लीनिंग हेल्थ में जा रहा है, वो गिरता हुआ जा रहा है। पृथ्वी के जीवन लक्षण ये दर्शाते हैं। वी हैव बिगेन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन। हम लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है, ये समझना हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि ये हमारा एक एथिकल ऑब्लिगेशन है, एक नैतिक कर्तव्य है। क्या? टू बी गुड स्टेवर्ड्स ऑफ अ प्लानेट, ऑफ द प्लानेट। इस प्लानेट के हम एक अच्छे प्रबंधक बने, हमने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है। टू बी गुड स्टेवर्ड, स्टेवर्ड्स मीन्स होता है प्रबंधक, ऑफ द प्लानेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने नैतिक कर्तव्य को अच्छे से निभाना शुरू करें, हमने ये समझना शुरू कर दिया है। अपनी भावी पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी नियासी होने का हमने पहचान अपना शुरू कर दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। यह धारणा जो टिकाऊ हो, लोगों में अंतर्मन में उतर जाए, सस्टेनेबल हो, ये डेवलप की गई। कब डेवलप की गई? 1987 में ये किया गया। किसके द्वारा ये काम किया गया? बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। विश्व पर्यावरण तथा विकास आयोग के द्वारा 1987 में इस विचार को अस्थायी बनाने का खूब प्रयास किया गया, इसलिए इसको पॉपुलराइज किया गया, फेमस किया गया, प्रसिद्ध किया गया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। इस रिपोर्ट में एक चीज को डिफाइन किया गया कि वह विचार जो वर्तमान जरूरतों को पूरा करता हो, दैट प्रेजेंट नीड को जो मीट्स करता हो, पूरा करता हो। और कैसे पूरा करे? विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीज़ों को क्षति पहुँचाए बिना
वर्तमान की आवश्यकताओं को जो विचार पूरा करता हो, इस विचार को विश्व पर्यावरण विकास आयोग के द्वारा 1987 में लोकप्रिय बनाया गया। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। प्राकृतिक विश्व के उन स्रोतों से वंचित किए बिना जिनकी भावी पीढ़ियों को आवश्यकता होगी, वर्तमान की आवश्यकता को पूरा किया जाए, ऐसे विचार का विकास किया गया। आगे देखते हैं, एक चिड़ियाघर की बात है। इन द जू एट लुसाका, लुसाका के चिड़ियाघर में, जाम्बिया में पड़ता है लुसाका। दियर इज अ केज, वहां पर एक पिंजड़ा है। दियर द नोटिस रीड्स, जहां पर एक नोटिस लिखी हुई है जिसको पढ़ना होता है। वो क्या नोटिस है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे बड़ा एनिमल, सबसे खतरनाक पशु। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, उस पिंजड़े में कोई पशु नहीं है। बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है जिसमें आप स्वयं को देख सकते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, लेखक उन सारे देश के एजेंसियों को धन्यवाद देता है, अलग अलग देशों के एजेंसियों को धन्यवाद देता है। किस काम के लिए? जिन्होंने ऐसे विचारों को विकसित किया। ये जो शीशा और पिंजड़ा, चिड़ियाघर, ये वाला दृश्य आप लखनऊ के भी चिड़ियाघर में देख सकते हैं। वहाँ पर भी एक मनुष्य को बना करके वहाँ पर लिखा गया है कि इस सृष्टि का सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। यही चीज़ वहाँ पर भी लिखी हुई है। आगे देखते हैं। A new awareness has now owned upon the most dangerous animal in the world. एक नई जागरूकता संसार के सबसे खतरनाक जानवर के ऊपर डाली गई, एक नई चेतना उजागर की गई संसार के सबसे खतरनाक पशु के ऊपर, जो कि क्या है? मनुष्य है। उसके अंदर एक नई चेतना पैदा की गई। ही हैज रियलाइज्ड, और उसी चेतना के कारण मनुष्य ने रियलाइज किया, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। तभी इस व्यक्ति ने, इस सबसे खतरनाक जीव ने तभी रियलाइज किया कि हमें संसार में स्वामित्व के बल पे नहीं जीना है, बल्कि पार्टनरशिप के रूप में जीना है, डोमिनेशन के रूप में हमें नहीं जीना है। हमें उस सिस्टम को फॉलो नहीं करना है जो हमें मालिकाना हक देती है, बल्कि हम प्रकृति का अपने आप को एक पार्टनर मान करके अपना जीवन जिएं। इस चीज़ ने रियलाइज कराया। आगे देखते हैं। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 14 मिलियन लिविंग स्पीसीज। वैज्ञानिकों ने एक सूची बनाई, कैटलॉग बनाया, जिसमें 14 लाख जीवित प्राणियों की सूची तैयार की। 14 मिलियन लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिसके साथ मनुष्य इस धरती को साझा करता है, धरती का सुख भोगता है। एस्टिमेट्स वैरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। लेखक कहता है कि इन सूचित पशुओं की संख्या के अनुमानों में भारी विषमता है। जो सूची बनाई गई, इसके अनुमान में भी भारी विषमता है। ये सही सूची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बायोलॉजिस्ट रिकॉन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्विश अननेम्ड इन इग्निमिनियस डार्कनेस। लेखक कहता है कि जीवन शास्त्री के अनुमान में 30 लाख से 1 अरब तक ऐसी प्रजातियां हैं जो अंधेरे में जी रही हैं, अर्थात उनका कोई नामो निशान नहीं है, ना उनको कोई जानता है ना पहचानता है। यहाँ से फिर से देख लें। बायोलॉजिस्ट रिकॉन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लॉन्गिस अननेम्ड इग्निमिनियस डार्कनेस। ये डार्कनेस में हैं, इनका कैटलॉग कहीं नहीं बनाया गया है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन which dealt inter alia with a question of ecology and environment was that the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its
मेंबर्स मिस्टर एल के झा, यहाँ से देखते हैं, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, ब्रेंट आयोग के जिसमें प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम मिस्टर एल के झा है, अर्ली इंटरनेशनल कमीशन व्हिच डेल्ट, जिसने ये विचार फैलाया, इंटर एलिया विचार को भी मैं समझा रहा हूँ, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, जिसने इकोलॉजी पर प्रश्न ज़्यादा किए, पर्यावरण पे प्रश्न ज़्यादा किए, एंड इन्वायरमेंट पे ज़्यादा प्रश्न किए, वाज द ब्रांड कमीशन, ये एक ऐसा आयोग है, प्रारंभिक आयोग है, which had a distinguished Indian as one of its member मिस्टर एल के झा, जिसके एल के झा भी मेंबर थे, जिन्होंने ब्रेंट आयोग जिसमें प्रसिद्ध भारतीय एल के झा के सदस्य थे, उन्होंने इकोलॉजी व पर्यावरण के प्रश्न पर बहुत सारा विचार किया। द फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट राइज्ड द क्वेश्चन, जो प्रथम रिपोर्ट थी उसने एक प्रश्न उठाया, प्रश्न किया गया, आर वी डू लीव आवर सक्सेसर्स आ स्क्रॉस्ड प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट। उसमें क्या विचार उठाया गया, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए, उत्तराधिकारी सक्सेसर्स के लिए बढ़ते हुए मरुस्थल या घटिया क्षेत्र या रोगी पर्यावरण या जला भुना मुंह छोड़कर जाएंगे। आर बी टू लीव आवर सक्सेसर्स आ स्क्रॉस्ड मीन्स होता है जला भुना, प्लानेट छोड़ के जाएंगे। आप एडवांसिंग डिजर्ट, जो डिजर्ट बढ़ रहे हैं उनको छोड़ के जाएंगे। इम्पोरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट, क्या बीमार पर्यावरण छोड़ करके जाएंगे। ये प्रश्न किया गया उस आयोग में। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन इट्स थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर हैं एक विचारशील पुस्तक के लेखक हैं, लेस्टर आर जो हैं वो ब्राउन ने एक विचारशील पुस्तक के लेखक हैं, द ग्लोबल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने लिखा, पॉइंट आउट, क्या पॉइंट आउट किया, दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, जो पृथ्वी के प्रथम 4 ध्रुव सत्य हैं या जो पृथ्वी के प्रथम 4 चीज़ें हैं, चार मुख्य जैव प्रणाली की ओर ध्यान दिलाया। वो क्या हैं, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और क्रॉपलैंड है। पृथ्वी के ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे पृथ्वी के वासियों का जीवन चलता है, जिसमें मछलियाँ, जंगल, घास के मैदान और जहाँ पर अनाज उगाया जाता है वो मैदान। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और यही पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिस्टम को चलाते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, इनसे ही हमारा भोजन मिलता है। दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, यही सारे सिस्टम जो है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराते हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेसिस, और पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमको इन्हीं चारों चीज़ों से मिलती है। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, एक विस्तृत क्षेत्र में पूरे संसार में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, मनुष्य के कारण ये सारे चीज़ें जो है एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई हैं जो अब उससे नीचे जाने पर एकदम ख़राब हो जाएंगी, अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गई हैं। अ पॉइंट वेयर दियर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, ऐसे लेवल पर ये सारी चीज़ें पहुँच गई हैं जहाँ पर उत्पाद कम है, मांग ज़्यादा है। व्हेन दिस हैपेंस, ऐसा जब होता है तब क्या होता है, फिशरीज कोलैप्स, मछली उद्योग बंद हो जाता है, फिशरीज कोलैप्स हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर्स होने लगते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, जो ग्रासलैंड है वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एंड क्रॉपलैंड
डेटेरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड है वो भी ख़त्म होने लगता है, डिटेरियोरेट होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, भूमि बंजर होने लगती है, फसलों की ज़मीन जो है वो छीड़ होने लगती है। आगे पढ़ते हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे। प्रोटीन सचेत व प्रोटीनहीन संसार में उचित मात्रा में अधिक मछलियां पकड़ना प्रतिदिन का सामान्य खेल है या प्रतिदिन का सामान्य काम है। इन प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री, जहाँ पे प्रोटीन है और जहाँ पे प्रोटीन नहीं है, ऐसे दोनों देशों के बारे में लेखक लिख रहा है। पूरे वर्ल्ड में ओवर द फिशिंग इज अ कॉमन एवरीडे, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ना एक कॉमन काम है जो डेली होता है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देश कुछ ऐसे हैं, लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड, यहाँ पर जो छोटे छोटे जंगल हैं, लोकल फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर उनका 10वां भाग नष्ट हो गया है। डेसिमेटेड 10वां भाग नष्ट हो गया है। इन आर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, किस लिए नष्ट हो गया है? क्योंकि उनको खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, फायरवुड चाहिए। इन सम प्लेसेस, और कुछ स्थानों पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, जो फायरवुड है लकड़ी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। दैट व्हाट गोज अंडर द पार्ट नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। लकड़ियाँ जब ज़्यादा महंगी हो गई हैं, ईंधन प्राप्त करने के लिए वनों का विनाश हो रहा है। अधिक खर्च होने लगता है, जब भोजन से अधिक खर्च होने लगता है, पकाने पर खर्च होने लगता है, तो फिर जंगलों का विनाश होने लगता है। लेखक कहता है सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ D.R. मेयर्स द पावर हाउस ऑफ रिवोल्यूशन। लेखक कहता है कि डॉक्टर मेयर्स के शब्दों की बात करता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन क्रमिक विकास के शक्ति के स्रोत हैं। जो उष्णकटिबंधीय वन है वो क्रमिक विकास के शक्ति के स्रोत हैं। पावर हाउस ऑफ रिवोल्यूशन। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उनके नष्ट होने से कई प्रजातियां लुप्त होने से जूझ रही हैं। जब ये वन, उष्णकटिबंधीय वन खत्म हो जाएंगे तो कई सारी प्रजातियां भी नष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पैरा। इट हैज़ बीन वेल सेड, यह बड़े अच्छे ढंग से कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रेसीड्स मैनकाइंड, जो फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट होते हैं मैनकाइंड के आने से पहले। डिजर्ट्स फॉलो, और जब मनुष्य वहाँ से चला जाता है तो जंगल क्या है? रेगिस्तान बन जाते हैं। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एरियाज अ ईयर। लेखक बताता है कि उष्णकटिबंधीय वनों की हमारी पैतृक संपदा 4-5 करोड़ एकड़ हर वर्ष की दर से घट रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी, जो संसार की पैट्रिमोनी पैतृक संपत्ति है, जो हमें विरासत में मिली है, जो वन संपदा ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग, ये कम होती जा रही है। एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स आ ईयर, 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में कम होती जा रही है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और क्या हो रहा है? तथा गोबर को जलाने में काम लाने का बढ़ता उपयोग पृथ्वी को उसकी प्राकृतिक खाद से वंचित कर रहा है। जब जानवरों का गोबर खाना बनाने के लिए कंडा बनाया जाता है, तो जो गोबर पृथ्वी को उपजाऊ बनाता वो अब कंडा बन के जल गया खाना बनाने में। फिर क्या हुआ? इससे नुकसान क्या हुआ? जो नेचुरल फर्टिलाइजर मिलना था नेचर को, जंगल को, वो भी खत्म होने लगा। तो ये भी एक चिंता का विषय है।
The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2000 तक ईंधन की अपेक्षित आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5 गुना वृक्ष लगाना आवश्यक है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, विश्व बैंक का एक एस्टिमेट्स है, दैट अ 5-fold इंक्रीजेज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उसको 5 गुना इंक्रीज करना पड़ेगा। प्लांटिंग इज नीडेड, प्लांटिंग करना, फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, 5 गुना नीडेड है टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर्स 2000। अगर हम 2000 सन तक की बात ही करें जो बीत गया हमारा, 5 गुना वृक्ष लगाना जरूरी है, तभी हम ज़रूरत की लकड़ियाँ पूरी हो पाएंगी जितनी जनसंख्या है। आगे, जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, said the other day, we are saying that we are losing the forest of an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. विश्व स्रोत के संस्थापक या अध्यक्ष जेम स्मिथ ने एक दिन कहा था कि हम 1 एकड़ वन प्रति सेकंड खो रहे हैं। जेम स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड दैट अदर डे, दूसरे दिन क्या कहा था, वी आर सेइंग, हम कह रहे हैं, दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, 1 एकड़ फॉरेस्ट हम 1 सेकेंड में खो रहे हैं। लेकिन इसको और अच्छे से कहा जाए, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड, लेकिन जितना कहा गया उससे ज़्यादा ही प्रति सेकेंड हमसे जंगल छीण होता जा रहा है। पृथ्वी पर जीवन तभी संभव है जब 33% फॉरेस्ट एरिया होगा, तभी जीवन संभव है। जितने भी ग्रह ब्रह्मांड में हैं, केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ये हर पढ़ा लिखा मनुष्य जानता है, फिर भी उसको प्रदूषित किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है, उसका हेल्थ बिगाड़ ही रहा है। अब अगर नहीं चेता गया तो आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होगा। 33% जंगल तो आवश्यक ही आवश्यक है, जबकि वर्तमान में आप गूगल करके देखेंगे 23% जंगल भी नहीं बचा है। फिर हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। थैंक्स। अगला इसका बचा हुआ अंश विद्यार्थियों आपको अगले क्लास में मिलेगा। आप इसको पढ़ें, जो भी कमी है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।